हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स चैप्टर 1 मात्रक एवं मापन। तो किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक के इस राशि की तुलना करना है। ये संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि का माप को मात्रक के आगे एक संख्या, आंकिक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशि संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या का ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियाँ एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रा को मूल मात्रक कहते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों को मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त की गई व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। तो मात्रकों की प्रणाली है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते रहते थे। अब से कुछ समय पूर्व तक ऐसी 3 प्रणालियों का उपयोग करते थे। अब से कुछ समय पूर्व तक ऐसी 3 प्रणालियाँ सीजीएस प्रणाली, एफपीएस या ब्रिटिश प्रणाली, एमकेएस प्रणाली प्रमुखतः प्रयोग में लाई जाती है। इन प्रणालियों में लंबाई द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार है। सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस प्रणाली में फुट, पाउंड एवं सेकंड। एमकेएस प्रणाली में मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो फ्रेंच भाषा में मात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहना है। इसे संकेताक्षर में ऐसा ही लिखा जाता है, यानी ऐसा यूनिट। ऐसे ही प्रतीकों, मात्रकों और उनके संकेताक्षरों की योजना अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो BIPM द्वारा 1971 में विकसित की गई थी एवं नवंबर 2018 में आयोजित मापतोल के महासम्मेलन के संशोधित की गई। ये योजना अब वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग होती अनुमोदित की गई है। ऐसे ही मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित दार्शनिक प्रकटीकरण है। इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। हम पुस्तक में ऐसे ही मात्रकों का ही प्रयोग करेंगे। SI के 7 मूल मात्रक हैं, सारणी 1.1 में दिए गए। इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक भी हैं, जिन्हें हम प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। पहला समतलीय कोण डी थीटा, चित्र ए में दर्शाए गए अनुसार वृत्त की चाप की लंबाई ds और इसकी त्रिज्या r का अनुपात होता है। दूसरा घन कोण डी ओमेगा, डी ओम है, वैसे ओमेगा नहीं कहते इसको, डी ओम। चित्र बी में दर्शाए अनुसार शीघ्र O के केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्र ds तथा त्रिज्या r के वर्ग के अनुपात होता है। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन, जिसका प्रतीक RAD है, एवं घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, जिसका प्रतीक SR है। ये दोनों ही विमाहीन राशि, मतलब इनकी कोई विमा नहीं होती। अब है मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकता, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो इसका जो नाम है लंबाई मीटर, m प्रतीक, ऐसा ही मात्रक, इसकी परिभाषा पूरी दे रखी इधर। द्रव्यमान किलोग्राम, प्रतीक इसका किलोग्राम, kg से प्रतीक व्यक्त कर सकते हैं। समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, से ए से व्यक्त करेंगे। ऊष्मागतिक ताप यानी केल्विन, के से व्यक्त करेंगे। पदार्थ की मात्रा मोल, MOL, इसको इससे व्यक्त करेंगे। ज्योति तीव्रता कैंडेला, CD से व्यक्त करेंगे। बाकी इनकी परिभाषाएं हैं। मीटर संकेत एम लंबाई की ऐसा ही मात्रा जिसे निर्वात में प्रकाश की चाल C के नियत संख्यात्मक मान 299792458 को लेकर, जो कि मीटर प्रति सेकंड मात्रक में व्यक्त है, इसे परिभाषित की, जहाँ सेकंड सीजियम आवृत्ति, डेल्टा V इसके पदों में परिभाषित है। डेल्टा V मतलब उसकी गति, CS मतलब निर्वात में गति, किलोग्राम संकेत है। अभी किलोग्राम संकेत, किलोग्राम द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है। इसे प्लैंक नियतांक H के नियत संख्यात्मक मान 6.62600705 × 10⁻34 को लेकर, जो कि
जूल सेकंड मात्रक में व्यक्त से परिभाषित किया गया। यहाँ मात्रक जूल सेकंड किलोमीटर, जूल सेकंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स के समान है, जहाँ मीटर की और सेकंड की परिभाषा सीधा डेल्टा VES के पदों में की गई है। और ये सेकंड का मात्रक है, संकेत असमय का ऐसा ही मात्रक है। इसकी परिभाषा सीजियम आवृत्ति डेल्टा VCS को सीजियम 133 परमाणु के अक्षुब्ध मूल अवस्था अति सूक्ष्म संक्रमण आवृत्ति के नियत संख्यात्मक मान 9192631770 को लेकर, जिसे हर्ट्ज मात्रक को सेकंड इनवर्स के समान में व्यक्त किया गया है। मतलब जो आवृत्ति होती है उसका मात्रक तो हर्ट्ज होता है, उसको इसके समान माना गया, सेकंड इनवर्स 1/2 और ये विद्युत धारा की एम्पियर संकेत में ये कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। इसकी परिभाषा मूल आवेश E के नियत संख्यात्मक मान को लेकर 1.60217664 इंटू 10⁻⁹ को लेकर, जिसे C मात्रक AS के समान, जहाँ सेकंड डेल्टा VCS के पदों में व्यक्त किया गया है, दी जाती है। और यह है केल्विन ऊष्मागतिक ताप का मात्रक, के से संकेत व्यक्त करते हैं। ऊष्मागतिक ताप का ऐसा ही मात्रक है। इसकी परिभाषा बोल्ट्जमान नियतांक के नियत संख्यात्मक मान 1.380649 इंटू 10⁻⁻23 को लेकर, जिसे जूल केल्विन इनवर्स या जूल प्रति केल्विन भी कहते हैं, व्यक्त किया गया है, जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 के इनवर्स के समान है, जहाँ किलोग्राम मीटर और सेकंड H, C और डेल्टा VCS के पदों में परिभाषित किया जाता है, दी गई है। मोल, यह है संकेत मोल का मोल ही लिखेंगे MOL करके। पदार्थ की मात्रा ऐसा ही मात्रक, एक मोल में ठीक 6.02214076 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। ये संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक यानी NA का नियत संख्यात्मक मान होती है, जब उस मोल इनवर्स मात्रक में व्यक्त किया जाता है। इसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। किसी निकाय पदार्थ की मात्रा संकेत n विशिष्ट मूल कणों की संख्या की अमाप होती है। तो ये मूल कण एक परमाणु के अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। कैंडेला संकेत CD दी गई दिशा में ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रा है। इसकी परिभाषा 510⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक वर्णीय विकर्ण या दीप्त प्रभाविकता K/CD यानी CD या निर्वात को कहते हैं, K/CD नियत संख्यात्मक मान 683 को लेकर, जब उसे मीटर I और M मीटर वोल्ट इनवर्स के मात्रकों में व्यक्त किया जाए, तो CD कैंडेला और स्टेरेडियन, और इसको W से लेके वोल्ट इनवर्स या कैंडेला स्टेरेडियन किलोग्राम इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और S³ के समान है। सेकंड मतलब S को सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड क्यूब के समान है, जहाँ किलोग्राम मीटर और सेकंड को H, C और V/CS के पदों में परिभाषित किया जाता है, दी गई है। अभी ये है सारणी के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको याद कर लेना आप लोग। मिनट, घंटा, दिन, ये समय की मात्रक बताएगा पूरे। और एक क्यूरी, अन्य मात्रक हैं जो ऐसा ही मात्रक में इसमें दिखाए गए हैं। ध्यान दीजिए, मूल का उपयोग करते समय मूल सत्ताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। मुझे मूल सत्ताएं परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या अन्य कोई कण अथवा किसी प्रकार के कणों का विशिष्ट समूह हो सकता है। हम ऐसी भौतिक राशियों को मात्रकों का उपयोग करते हैं जिन्हें 7 मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जाता है। परिशिष्ट A6 में ऐसे ही मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ व्युत्पन्न मात्रक में दिए गए हैं। कुछ व्युत्पन्न ऐसे ही मात्रकों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं, और कुछ व्युत्पन्न ऐसा ही मात्रक इन विशिष्ट नामों वाले उत्पन्न मात्रकों के साथ मूल मात्रकों के संयोजन से बनते हैं। आपको तात्कालिक संदर्भ या मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मात्रकों को परिशिष्ट 6.2 एवं 6.3 में दिया गया। सामान्य व्यवहार में आने वाले अन्य मात्रक सारणी 1.2 में दिए गए। ऐसा ही मात्रकों में सामान्य गुणज एवं अपवर्तकों को व्यक्त करने वाले भौतिक राशियों
रासायनिक तत्वों और नाभिकों संकेतों का उपयोग संबंधी सामान्य निर्देश प्रदिष्ट A7 में दिए हैं और उन प्रदर्शन तत्कालिक संदर्भ के लिए ऐसे मात्रकों एवं अन्य मात्रकों का संबंध निर्देश प्रदिष्ट A8 में दी गई। तो कोई मतलब का नहीं। अभी इधर से पढ़ते हैं सार्थक अंक क्या होता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि हम मापन में त्रुटियां सम्मिलित होती हैं, हर मापन में त्रुटियां सम्मिलित हुई भले ही थोड़ी ऊपर हो जाती है। अतः मापन के परिणाम में कुछ प्रकार प्रस्तुत किए जाना चाहिए जो मापन की परिशुद्धता स्पष्ट हो जाए। साधारणतः मापन के परिणामों में एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे वह सभी अंक सम्मिलित होते हैं जो विश्वसनीय है, तथा प्रथम अंक भी सम्मिलित किया जाता है जो अनिश्चित है। विश्वसनीय अंकों और पहले अनिश्चित अंक को संख्या को सार्थक अंक माना जाता है। यदि हम किसी सरल लोलक को दोलन कर 1.62 सेकेंड है, इसमें अंक 1 एवं 6 तो विश्वसनीय एवं निश्चित हैं, जबकि अंक 2 अनिश्चित है। इस प्रकार मापित मान में 3 सार्थक अंक हैं। यदि मापन के बाद किसी वस्तु की लंबाई 287.5 सेंटीमीटर व्यक्त किए जाए तो 4 सार्थक अंक हैं, जिनमें 2, 8 और 7 तो निश्चित परंतु 1, 5 अनिश्चित है। अतः राशि के मापन के परिणाम में सार्थक अंकों की अधिक अंक लिखना अनावश्यक एवं भ्रामक होगा, क्योंकि यह माप की परिशुद्धता के विषय में गलत धारणा देगा। किसी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझे जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। सार्थक अंक मापन की परिशुद्धता इंगित करते हैं मतलब उसको बताते हैं कितना शुद्ध है कितना नहीं। जो मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करते हैं। किसी मापन के विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी निम्नलिखित से अधिक प्रेक्षण द्वारा स्पष्ट की। उदाहरण के लिए 2.308 सेंटीमीटर लंबाई 4 सार्थक अंक हैं, परंतु विभिन्न मात्रकों में इसकी लंबाई हम 0.02308 मीटर या 223.08 mm या 230-80 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं। इन सभी संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या वही अर्थात 4 अंक 2308 है। दर्शाता है कि सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने में दशमलव कहाँ लगा है, इसका कोई महत्व नहीं होता। उपरोक्त उदाहरण से निम्नलिखित नियम प्राप्त होते हैं। सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु हो तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं दो शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते, जैसे कि 0.00238 में अधोरेखित शून्य सार्थक अंक नहीं है, 2308 है। इसमें ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है के अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अतः 123 m इजक्वल टू m क्या मीटर कहेंगे इसको, 123 मीटर इजक्वल टू 12,300 सेंटीमीटर इजक्वल टू 1,23,000 मिलीमीटर में 3 मिली के माइक्रोमीटर भी कहते हैं इसको। 3 ही सार्थक अंक हैं। संख्या में अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं है, तथापि आप अगले प्रेक्षण पर भी ध्यान दे सकते हैं। एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। संख्या 3.500 या 0.06900 में 4 सार्थक अंक हैं। दूसरे अनुगामी शून्य सार्थक अंक हैं या नहीं इस विषय में भ्रांति हो सकती है। मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई 4.700 मीटर है लिखी गई है। इस प्रेक्षण से स्पष्ट होता है कि जहाँ शून्यों का उद्देश्य माप की परिशुद्धता को बतलाना है, अतः सभी शून्य सार्थक अंक हैं। यदि ये सार्थक अंक ना हो तो इनके स्पष्ट रूप से लिखने की आवश्यकता ना होती, तब सीधे सीधे हम अपनी माप 4.7 मीटर लिख सकते थे। अब मान लीजिए हम अपना मात्रक बदलते हैं तो 4.700 मीटर 470.0 सेंटीमीटर इजक्वल टू 0.004700 किलोमीटर इक्वल टू 4700 मिलीमीटर। क्योंकि अंतिम संख्या में 2 शून्य बिना दशमलव वाली संख्या के अनुगामी शून्य है, अतः प्रेक्षण 1 के अनुसार हम इस गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि संख्या 2 सार्थक अंक है, जबकि वास्तव में 4 सार्थक अंक हैं। मात्रकों के परिवर्तन सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। सार्थक अंकों निर्धारण में इस प्रकार की संदिग्धता को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि प्रत्येक माप को वैज्ञानिक संकेत 10 की
घातक रूप में प्रस्तुत किया जाए। संदिग्धता मतलब उसमें स्पष्ट हो। संदिग्धता का यहाँ पे ये तात्पर्य ये है कि स्पष्ट हो जाए, मतलब ये अस्पष्ट ना रहे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें बिल्कुल क्लियर आ जाए। संदिग्धता मतलब कि भ्रम को दूर करने के लिए संदिग्धता इन्होंने शुद्ध हिंदी का शब्द यहाँ पर यूज किया है। इस संकेत पद्धति में प्रत्येक संख्या को a इंटू 10⁻b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a, 1 से 10 के बीच की कोई संख्या और b 10 के कोई धनात्मक या ऋणात्मक घात है। संख्या की सन्निकट अवधारणा बनाने के लिए हम इसका पूर्णांकन कर सकते हैं, यानी a मच ग्रेटर देन 5 होने पर इससे एक और होने पर 10 मान सकते हैं। तब इस संख्या को लगभग 10⁻b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिनमें 10⁻b भौतिक राशि के परिमाण की कोटि कहलाती है। तो केवल एक अनुमान की आवश्यकता होती है, तो ये कहने से काम चलेगा कि राशि 10⁻b की कोटि की है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का व्यास 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर है। 10 की 7 मीटर इसकी कोटि का है। इसके परिमाण की कोटि 7 है। हाइड्रोजन परमाणु का व्यास 1.06 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 10 मीटर की कोटि का है। इसके परमाणु की कोटि -10 है, अर्थात पृथ्वी का व्यास हाइड्रोजन परमाणु के व्यास से 17 परिमाण कोटि बड़ा है। प्रायः एक अंक के बाद दशमलव लगाने की प्रथा है। इससे ऊपर प्रेक्षण ए में लिखित भ्रांति लुप्त हो जाती है। 4.700 मीटर इक्वल टू 4.700 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, 4.700 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर इक्वल टू 4.700 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं इसमें। यहाँ सार्थक अंक की संख्या ज्ञात करने में 10 की घात असंगत है। तथापि वैज्ञानिक संकेत में आदर्श संख्या के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। इस प्रकरण में सभी संख्याओं में 4 सार्थक अंक हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक संकेत में आदर्श संख्या ए के अनुगामी शून्य के बारे में कोई भ्रांति नहीं रह जाती, वे सदैव सार्थक अंक होते हैं। किसी भी मापन में प्रस्तुतिकरण वैज्ञानिक संकेत विधि एक आदर्श विधि, परंतु ये विधि नहीं अपनाई जाती। पूर्वगामी उदाहरण के उल्लिखित नियमों का पालन करते हैं। एक से बड़ी बिना दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक है। एक से छोटी संख्या में पारस्परिक रूप से दशमलव के बाईं ओर लिखा शून्य जैसे 0.1250 कभी सार्थक अंक नहीं होता। अभी किसी माप में ऐसी संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। गुणक या विभाज्य कारक जिनका कि पूर्णांकित संख्याएं होते हैं और ना ही किसी मापित मान को निरूपित करते हैं, यथार्थ होती हैं और उनमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए r बराबर d/2 अथवा s बराबर 2πr में गुणांक 2 है यथार्थ संख्या, और इससे 2.0, 2.00 या 2.00 जो भी आवश्यक हो लिखा जा सकता है। इस प्रकार t बराबर t/n में n एक पूर्णांक है। अब इसका जो नियम सार्थक संबंध अंकीय संक्रियाओं के नियम। किसी परिकलन का परिणाम जिसमें राशियों के सन्निकट मापे गए मान सम्मिलित हैं, अर्थात वे मान जिनमें सार्थक अंकों की संख्या सीमित है, व्यक्त करते समय मूल रूप से मापे गए मानों की अनिश्चितता भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। यह परिमाण उन मापित मानों से अधिक यथार्थ नहीं हो सकता जिन पर ये आधारित है, अर्थात व्यापक रूप से किसी परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उन मूल आंकड़ों से अधिक नहीं हो सकती जिनसे इसे प्राप्त किया गया है। इस प्रकार यदि किसी पिंड का मापित द्रव्यमान मान लीजिए 4.237 ग्राम है, 4 सार्थक अंक, और इसका मापित आयतन 2.51 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मात्र अंकीय विभाजन द्वारा इसका घनत्व 11 स्थानों तक 1.6804780876 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। स्पष्टता घनत्व के स्प्रिंगलन मान को इतनी परिशुद्धता के साथ लिखना पूर्णतः हास्यास्पद तथा असंगत होगा, क्योंकि जिन मापों पर यह मान आधारित हो उनकी परिशुद्धता काफ़ी कम है। सार्थक अंकों के साथ अंकीय संक्रियाओं के निम्नलिखित नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी परिकलन का अंतिम परिणाम उतनी ही परिशुद्धता के साथ दर्शाया जाता है जो निवेशित मापित मानों की परिशुद्धता के संगत हो। संख्याओं को गुणा तो भाग करने पर प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में है। इस प्रकार यदि की गई की चाल
यदि दी गई प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स है, मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, और एक वर्ष 1/365.25 डेज में 3.15557 सेकेंड 5 सार्थक हों तो एक प्रकाश वर्ष 9.47 इंटू 10⁻15 मीटर में 3 सार्थक अंक होंगे। संख्याओं के संकलन अथवा व्यवकलन के प्राप्त अंतिम परिणाम दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की संकलित या विकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। अब उदाहरण संख्याओं 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम एवं 0.301 ग्राम का योग 663.821 ग्राम है। दी गई संख्या में सबसे कम परिशुद्ध 227.2 ग्राम माप दशमलव के एक स्थान तक ही यथार्थ है, इसलिए अंतिम परिणाम को 663.8 ग्राम तक पूर्णांकित कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार लंबाइयों में अंतर को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं: 0.307 मीटर माइनस 0.304 मीटर 0.003 मीटर 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ध्यान दीजिए, हमें नियम 1 जो गुणा और भाग के लिए लागू होता है, संकलन यानी योग के उदाहरण में योग प्रयोग करके परिणाम 664 ग्राम नहीं लिखना चाहिए और व्यवकलन के उदाहरण रूप में 3.00 मीटर नहीं लिखना चाहिए। यह माप की परिशुद्धता को उचित रूप से व्यक्त नहीं करते। संकलन और व्यवकलन के लिए नियम दशमलव स्थान के पदों में है। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं उनके अभिकलन के परिणाम का पूर्णांकन किया जाना चाहिए। अधिकांश प्रकरणों में संख्याओं को उचित सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने के नियम स्पष्ट ही हैं। संख्या 2746 को तीन सार्थक अंकों को पूर्णांकित करने पर 275 प्राप्त होता है, जबकि 2743 के पूर्णांक से 2.74 मिलता है। परिपाटी के अनुसार ये नियम है कि यदि उपेक्षणीय अंक पूर्ववर्ती संख्या में आधारित संख्या 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में एक वृद्धि कर दी जाती है, और यदि ये उपेक्षणीय अंक 5 से कम होता है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रखा जाता है। लेकिन संख्या 2.745 है जिसमें उपेक्षणीय अंक 5 है, तो क्या होता है, यह परिपाटी यदि पूर्ववर्ती अंक सम है तो उपेक्षणीय अंक को जोड़ दिया जाता है, और यदि विषम है तो पूर्ववर्ती अंक 1 की वृद्धि कर देते हैं। तब संख्या 2.745 3 सार्थक अंक तक पूर्णांकन करने पर 2.74 हो जाती है, और दूसरी ओर संख्या 2.735 3 सार्थक अंकों को पूर्णांकित करने के पश्चात 2.74 हो जाती है। क्योंकि पूर्ववर्ती अंक विषम है, किसी भी उलझन वाले अथवा बहुपदी जटिल परिकलन में मध्यवर्ती पदों में सार्थक अंकों एक से अधिक रहने देना चाहिए, जिसे परिकलन में अंत में उचित सार्थक अंकों तक पूर्णांकित कर देना चाहिए। इसी प्रकार एक संख्या की जो कोई सार्थक अंकों तक ज्ञात है, जिसे निर्वात में प्रकाश का वेग के लिए प्रायः 2.99792458 इंटू 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड के सन्निकट मान को 3 इंटू 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड को पूर्णांकित एवं परिकलन में उपयोग करते हैं। अंत में ध्यान रखिए, सूत्रों में उपयोग होने वाली यथार्थ संख्या जैसे t=2π/L/G2π में सार्थक अंक संख्या अत्यधिक अनंत है पाई का मान 3.1415926 बहुत अधिक है। सार्थक अंक तो ज्ञात, लेकिन आम मापित राशियों में परिशुद्धि के आधार पर पाई का मान 3.142 या 3.14 भी लेना तर्कसम्मत है। अभी उदाहरण है जैसे कि किसी घन की प्रत्येक भुजा के माप से उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। अब है अंक गणितीय परिकलन के परिणामों में अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम।
अंकीय संक्रियाओं में संख्याओं मापित राशियों में अनिश्चितता या त्रुटि निर्धारित करने संबंधी नियमों को निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। यदि किसी पतली आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई किसी मीटर के पैमाने पर क्रमशः 16.2 सेंटीमीटर एवं 10.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ प्रत्येक माप में 3 सार्थकांक हैं। अर्थ है कि लंबाई हम इस प्रकार लिख सकते हैं, L बराबर 16 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर या 16.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6%। इस प्रकार चौड़ाई को इस प्रकार लिखा जा सकता है, B इक्वल टू 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर या 10 प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%। तब त्रुटि नियम का उपयोग करने पर तो प्रायोगिक मापों गुणनफल की त्रुटि LB 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 1.6% इज इक्वल टू 163.62 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस उदाहरण के अनुसार हम अंतिम परिणाम को इस प्रकार लिखेंगे, LB इज इक्वल टू 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आयताकार सीट के क्षेत्रफल के आकलन में की गई त्रुटि अथवा अनिश्चितता है। यदि किसी प्रायोगिक आंकड़ों में समुच्चय n सार्थक अंकों का उल्लेख है, तो आंकड़ों के संयोजन से प्राप्त परिणाम भी n सार्थक अंकों तक वैध होगा। तथापि यदि आंकड़ा घटाया जाता है तो सार्थक अंकों की संख्या कम की जा सकती है। उदाहरणार्थ 12.9 ग्राम माइनस 10.06 ग्राम दोनों 3 सार्थक अंकों तक निर्दिष्ट हैं, परंतु इसे 5.84 ग्राम के रूप में मूल्यांकित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि केवल 5.8 ग्राम लिखा जाएगा, क्योंकि संकलन और विकलन में अनिश्चितताएं एक भिन्न प्रकार की संयोजित होती हैं। संकलित या विकलित की जाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद कम से कम अंकों वाली संख्या, न कि हम कम से कम सार्थक अंकों वाली संख्या निर्णय का आधार होती है। किसी संख्या के मान में आपेक्षिक त्रुटि जो विनिर्दिष्ट सार्थक अंकों तक दी गई है, न केवल n पर वरन दी गई संख्या पर भी निर्भर करती है। उदाहरणार्थ द्रव्यमान 1.02 ग्राम में मापन में यथार्थता प्लस माइनस 0.01 ग्राम, जबकि दूसरी माप 9.89 ग्राम भी प्लस माइनस 0.01 ग्राम तक ही यथार्थ है। 1.02 में अपेक्षित त्रुटि प्लस माइनस 0.01 और डिवाइडेड बाई 1.02 इंटू 100%, तो प्लस माइनस 1%। इसी प्रकार 9.9 ग्राम में अपेक्षित त्रुटि प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 9.89 इंटू 100%, तो प्लस माइनस 0.1% है। अंत में याद रखिए, बहुपदी अविकलन के मध्यवर्ती परिणाम को परिकलित करने में प्रत्येक माप को अल्पतम परिशुद्ध माप से एक सार्थक अधिक रखना चाहिए। आंकड़ों अनुसार इसके तर्कसंगत करने के बाद इनकी अंक की संक्रियाएं करनी चाहिए, अन्यथा पूर्णांकन की त्रुटियां उत्पन्न हो जाएंगी। उदाहरण 958 को व्युत्क्रम का 3 सार्थक अंक का पूर्णांकन करने पर 0.104 है, परंतु 0.104 का व्युत्क्रम करने पर 3 सार्थक अंकों तक मान प्राप्त 9.62 है। यदि हमने 1.9.58 इज इक्वल टू 0.1044 लिखा होता तो उसके व्युत्क्रम 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने पर हमें मूल मान 9.58 प्राप्त होता। उपरोक्त उदाहरण जटिल बहुपदी परिकलन के मध्यवर्ती पदों कम से कम परिशुद्ध मापों अंक की संख्या की अपेक्षा एक अतिरिक्त अंक रखने की धारणा न्यायसंगत ठहराता है, जिससे कि संख्याओं की पूर्णांकन प्रक्रिया में आंतरिक त्रुटि से बचा जा सके। त्रुटियां से बचने के लिए है भौतिक राशियों की विमाएं। अब आ जाती है विमा, डायमेंशंस। किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी विमा द्वारा भी की जा सकती है। व्युत्पन्न मात्रकों द्वारा व्यक्त होने वाली सभी भौतिक राशियां 7 मूल राशियों के संयोजन के पदों से प्रस्तुत की जा सकती हैं। इन मूल राशियों को हम भौतिक संसार की 7 विमाएं कह सकते हैं और इन्हें गुरु कोष्ठक के साथ निर्दिष्ट किया जाता है। इस प्रकार की लंबाई की विमा L, विद्युत धारा की A, उष्मागतिक ताप की K, ज्योति तीव्रता की CD और पदार्थ की मात्रा मोल। किसी भौतिक राशि की विमा उन घातों या घातांकों का जिन पर उस राशि को व्यक्त करने की मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। ध्यान दीजिए, किसी राशि के गुरु कोष्ठक से घेरने का यह अर्थ है कि उस राशि की विमा पर विचार कर रहे हैं। यांत्रिकी में सही भौतिक राशियों की विमा L, M और T के पदों में व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ किसी वस्तु द्वारा घेरे गए आयतन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अथवा 3 लंबाई गुणन सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आयतन का विमीय सूत्र L इंटू L यानी L क्यूब, क्योंकि आयतन द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करता, इसलिए कहा जाता है कि आयतन में द्रव्यमान की शून्य विमा M
0, समय के शून्य गुणा टी 0 तथा लंबाई के 3 गुणा L क्यूब है। इस प्रकार बल के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। बल इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू लंबाई बाई समय स्क्वायर, तो इसको हम व्यक्त करेंगे बल की विमाएँ एम एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस 2 होता। बल की में द्रव्यमान की एक लंबाई, लंबाई की द्रव्यमान की एक, लंबाई की एक और समय की -2 विमाएँ होती हैं। अतः यहाँ अन्य सभी मूल राशियों की विमाएँ शून्य हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार प्रस्तुतिकरण प्रमाणों पर विचार नहीं किया जाता है। इसमें भौतिक राशियों के प्रकार की गुणोत्तर का समावेश होता है। इस प्रकार संदर्भ में वेग परिवर्तन, प्रारंभिक वेग, औसत वेग, अंतिम वेग, चाल सभी तुल राशियाँ हैं, क्योंकि ये सब राशियाँ लंबाई समय के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। इनकी विमाएँ एल बाई टी या एल टी इनवर्स हैं। ये बहुत दिन मतलब मूल राशि तो ठीक है, जब आगे और राशियाँ मूल राशियों से मिलकर जो बनी होती है तो वहाँ पर ये जो विमाएँ होती हैं वो पूर्ण रूप से उनके परिचय नहीं दे पाती। इसकी वजह से इनको अन्यथा कर दिया जाता है। विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण है। किसी दी गई भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में मूल राशि कितनी विमाएँ हैं। उदाहरणार्थ आयतन का विमीय सूत्र m0 l3 t0 या वेग की चाल m0 lt इनवर्स है। इस प्रकार m0 lt इनवर्स 2 त्वरण तथा ml -3 t0 द्रव्यमान घनत्व का विमीय सूत्र। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण उस राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। डायमेंशन इक्वेशन अथवा विमीय समीकरण व समीकरण जिसमें किसी भौतिक राशि की मूल राशि और उनकी विमाओं के पदों में निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए आयतन v, चाल v, बल F, द्रव्यमान घनत्व रो, इसको रो कहते हैं, पी नहीं पढ़ेंगे, इसको रो पढ़ेंगे। विमीय समीकरण को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है v = m0 l³ t0, और ये जो लिखा है इसका म्यू m0 lt इनवर्स f = mlt -2 और रो ml -3 t0, जिस घात पे 0 लगा तो उसका मान 1 हो गया, तो ये 1 होके लुप्त भी हो जाता है। पर अभी हम पूरा दिखा रहे इसलिए दिखाएंगे टोटल। भौतिक राशियों के बीच संबंध निरूपित करने वाले समीकरण के आधार पर विमीय समीकरण व्युत्पन्न की जा सकती है। विभिन्न प्रकार की बहुत सी भौतिक राशियाँ के विमीय सूत्र, जिन्हें अन्य भौतिक राशियों के मध्य संबंधी निरूपित करने वाले समीकरणों से व्युत्पन्न तथा मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया गया। आपके मार्गदर्शन तत्काल संदर्भ के लिए परिशिष्ट 9 में दिए गए। अब है विमीय विश्लेषण, डायमेंशन एवं इसके अनुप्रयोग। विमीय विश्लेषण मतलब कि डायमेंशन का एनालिसिस करके हम पता कर सकते हैं मात्रक, इसका मात्रक क्या है, इसका सूत्र क्या है, सूत्र भी पता कर सकते हैं, पर मूल राशियों को ही प्राप्त कर सकते हैं। जो आगे संवेदित राशियाँ होती हैं उनसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा जटिलताएँ आती हैं। इसकी वजह से विमाओं की संकल्पना की स्वीकृति जो भौतिक व्यवहार के वर्णन मार्गदर्शन करती है, अपना एक आधारिक महत्व रखती है, क्योंकि इसके अनुसार केवल यही भौतिक राशियाँ संकलित या विकलित की जा सकती हैं जिनकी विमाएँ समान हैं, विमीय विश्लेषण का व्यापक ज्ञान विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंधों के निगमन मतलब डेरिवेशन में सहायता करता है, और विभिन्न गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति, उसको भी डेरिवेट कहते हैं, यथार्थता एवं विमीय संगतता की जांच करने में सहायक है। जब दो या अधिक भौतिक राशियों के परमाणुओं को गुणा या भाग किया जाता है तो उनके मात्रकों के साथ उस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा हम सामान्य बीजगणितीय प्रतीकों के साथ करते हैं। अंश और हर सर्वसम मात्राओं को हम निरस्त कर देते हैं, और यही बात भौतिक राशि के विमाओं के साथ भी लागू होती है। इस प्रकार किसी गणितीय समीकरण के पक्षों में प्रतीकों द्वारा निरूपित भौतिक राशि की विमाएँ समान होनी चाहिए। समीकरणों के विमीय संकेतों की जांच। अब जांच कैसे करेंगे, सही है गलत है, इसके लिए बता रहे हैं। भौतिक राशियों के परिमाण केवल तभी संकलित या विकलित किए जा सकते हैं यदि उनकी विमाएँ समान हो। दूसरे शब्दों में कहें, हम केवल एक ही प्रकार की राशियों को संकलन या विकलन कर सकते हैं, अतः बल को वेग के साथ संकलित या उष्मागतिक ताप से विद्युत धारा को विकलित नहीं किया जा सकता। इस सरल सिद्धांत को विमाओं को समघातता सिद्धांत कहते हैं। इसकी सहायता किसी समीकरण में संशुद्धि की जांच करने किया जाता है, मतलब शुद्ध है ये जो निकल कर आया है कि गलत है ये सही है, इसकी जांच करने के लिए किया जाता है। यदि किसी समीकरण के सभी पदों की विमाएँ समान नहीं है तो वह समीकरण गलत होती है, होता है समीकरण तो। अतः यदि हम किसी पिंड की लंबाई या दूरी के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें, मतलब डेरिवेट करें, तो चाहे उसमें सम्मिलित प्रतीक कुछ भी हों,
उनकी विमाओं को सरल करने पर अंत में प्रत्येक पद में लंबाई की विमा ही शेष रहनी चाहिए। इस प्रकार यदि हम चाल के लिए समीकरण व्युत्पन्न करें तो इनके दोनों पक्षों का पदों का विमीय सूत्र सरलीकरण के बाद एल टी इनवर्स ही पाया जाना चाहिए, तभी सही है। यदि किसी समीकरण की संशुद्धि में संदेह हो तो उस समीकरण को संगति या प्राथमिक जांच के लिए मान्य प्रथा के अनुसार विमाओं का उपयोग किया जाता है, किंतु विमीय संगति के समीकरण सही होने की गारंटी नहीं है। बोला तो सही होने की गारंटी कम होती है इसमें, क्योंकि विमाएं निरस्त हो जाती हैं और आगे जब मूल राशियों से आगे बढ़ेंगे तब ये टोटल निरस्त हो जाएंगे, काम ही नहीं होगा वहाँ पे। विमीय संगति के समीकरण को सही होने की गारंटी नहीं है। ये अविम राशियों या फलनों की अनिश्चितता सीमा तक अनिश्चित होते हैं। त्रिकोणमिति लघु गुण की चरघातांकी फलनों जैसे विशिष्ट फलनों के गुणांक अविम होने चाहिए। एक शुद्ध संख्या समान भौतिक राशियों का अनुपात जैसे अनुपात के रूप में कोण लंबाई अनुपात के रूप में अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग माध्यम में प्रकाश का वेग आदि कोई विमाएं नहीं होती, क्योंकि दोनों ऊपर मात्रक सेम होते तो कट जाता है जीरो, तो मात्रक नहीं तो विमाएं भी नहीं। अब हम निम्नलिखित समीकरण की विमीय संगति या समांगता की जांच कर सकते हैं। वाम पक्षी विमाएं एम इंटू एल टी इनवर्स और एल टी इनवर्स का स्क्वायर तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, तो एम एल टू टी माइनस टू। दक्षिण पक्ष की विमाएं हो गई एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो एम एल टू टी माइनस टू एम एल टू माइनस टू। चूँकि दोनों पक्ष समान इसलिए समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। सही करने के लिए समीकरणों की जांच की जाती है, जैसे कि ये लिखा हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, इसका था ये। हाफ को हटा दिया, एक संख्या इसको एम का निकाल लिया, एम वी स्क्वायर तो एल टी इनवर्स इसका और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ गया तो हो गया एम जी एच। एम को निकाल लिया यहाँ पे, जी गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण क्या होता है एल टी माइनस टू, ये लिख लिया। एच हाइट है, मतलब क्या है लंबाई है, वहाँ पे तो लंबाई में जाएगी, एल लिख लिया। और ये दोनों सही, तो मैं समीकरण ये सही है। परंतु ये बहुत अभी के लिए सही होता है जब मूल राशियाँ होती, जब आगे और जब बढ़ते हैं आगे चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब ये जो इसका जो मात्रक है इस जांच करने की प्रस्तुति है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये आगे कर नहीं पाएगा। अब ये सब इन्होंने वो दे रखा है। अब ये रहा विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना, मतलब कि बहुत सारी भौतिक राशि उनके मध्य संबंध व्युत्पन्न मतलब डेरिवेट करना, इसका और इसका क्या संबंध है। कभी कभी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न करने के लिए विमाओं की विधि उपयोग किया जाता है। इसके लिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि एक भौतिक राशि किन किन दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। मतलब हमको सीधी बात है सूत्र पता होना चाहिए, और थर्मोडायनेमिक्स में पूछें तो उनको पता होना चाहिए कौन से ताप पर क्या निर्भर करता है। तीन भौतिक राशियाँ हैं एक घात स्वतंत्र चरों तक। इसके लिए हम दी गई राशियों पर निर्भर राशियों की विभिन्न घातों को गुणनफल के रूप में लिखते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा इस प्रक्रिया को समझें। ये रहा उदाहरण दे रखा है उन्होंने। इस लोलों को विचार जिसमें गोलक एक धागे से बांध के लटकाया गया है जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए कि इस लोलक का दोलन काल इसकी लंबाई एल, गोलक के द्रव्यमान एम और गुरुत्व त्वरण जी पर निर्भर करता है। विमाओं की विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए। डेरिवेट करने को कहा गया। दोलन काल टी है, राशि है एल कोमा जी और एम पर निर्भरता है, तो गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है के इंटू एल एक्स जी वाई एम जेड, जहाँ के एक विमायन स्थिरांक है। हाँ, क्योंकि के तो विमायन स्थिरांक है, स्थिरांक है मतलब कांस्टेंट है। एक्स वाई जेड घातांक है, और दोनों की विमीय राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर एल जीरो एम जीरो टी इनवर्स टी के पावर 1 इंटू एल की पावर 1 इंटू एल की पावर 1 टी माइनस 2, और इस पर टोटल वाई और एम 1, इस पर जेड 1 ना लिखें तब भी चलेगा, एम लिख दे तो भी, फिर उन्होंने लिख लिया है एल एक्स प्लस वाई टी माइनस 2 वाई एम जेड। दोनों उनकी विमाएं समीकृत करने पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इस वाले समीकरण का क्या कहते हैं, इसको एक साथ रखने पर समानता करने पर हमें प्राप्त हुआ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 माइनस 2 वाई इक्वल टू 1 एम जेड इक्वल टू 0, जेड बराबर 0 निकल के आया। इस वाला समीकरण जो है और इसे अपन वो कर दिया, समानता कर दी एल जीरो एम जीरो टी 1 से एल एक्स प्लस वाई टी माइनस 2 वाई एम जेड से। इसकी समानता करने पर हमें ये प्राप्त हुआ है।
एक्स प्लस वाई इजक्वल टू जीरो, -2y 1 -2y इजक्वल टू 1 एवं जेड जीरो। तो एक्स इजक्वल टू हाफ, वाई इजक्वल टू माइनस हाफ, जेड जीरो। तो टी इजक्वल टू के फर्स्ट लिखा है तो 1/2 उसकी घात पे, और जी इनवर्स 1/2, इनवर्स निकले जी -1/2। तो टी इजक्वल टू के √L/G। ध्यान दीजिए कि यहाँ इस तरह के का मान विमी विधि से ज्ञात नहीं किया जाए, इसका कोई अर्थ नहीं है, जो कि सूत्र में दक्षिण पक्ष को की संख्या से गुणा किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से विमाएँ प्रभावित नहीं होती। वास्तव में के इजक्वल टू 2π अर्थात टी इजक्वल टू 2π √L/G। परस्पर संबंधित राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न करने के लिए विमी विश्लेषण काफ़ी उपयोगी है। काफ़ी विमाहीन स्थिरांकों के लिए मान इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब जिसकी विमा नहीं है उसके लिए विमा का कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता। विमी विधि द्वारा किसी समीकरण केवल विमी वैधता ही जांची जा सकती है। विमी वैधता मतलब डायमेंशन वैलिडिटी जांची जा सकती है, चेक कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त हम ये जांच नहीं कर सकते, इसका सूत्र निर्गमन नहीं कर सकते, मेन डेरिवेशन जो होता है वो नहीं कर सकते, उसके जांच कर सकते हैं इसकी विमा की, और कुछ नहीं हो सकता। किसी समीकरण में विभिन्न भौतिक राशियों के बीच यथार्थ संबंध नहीं जांचे जा सकते, ये समान विमा वाली राशियाँ में विभेद नहीं कर सकती। इस अध्याय में अंत में दी गई कई अभ्यास प्रश्न आपकी विमी विश्लेषण की कुशलता विकसित करने में सहायक होंगे, और इसमें बताया कैसे करना है, और बाकी सब आखिरी में दिया गया है। ये रहे, इसको आप लगाइए और देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।